अब वो धीरे धीरे वो कहना भी पड़ता है कि ज्वाइन आ गए। क्लियर होगी बात? तो अब जो है आपने इसे नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े, एवरेज एनर्जी निकालें। ये आ गई एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज कैपिटल ई अपॉन कैपिटल एन। सर 1 मिनट कर दो सर पीछे को। पीछे वाला भी ठीक है, ये लो। चलो सर आगे। हो गया, ठीक है। एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर लिखो ई अपॉन एन। ये आपने इक्वेशन 2 मानी थी, तो 2 या 3 है, पीछे देखो, ठीक है। ई की वैल्यू रखो, एन की वैल्यू रखो। ई की वैल्यू आ रही है 7 इक्वेशन से, एन की आ रही है 6 इक्वेशन से। तो ई की है एन नॉट एच न्यू ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू है एन नॉट अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। एन नॉट से एन नॉट बेटे कैंसिल हो गया, और एक ये डिनोमिनेटर भी कैंसिल होगा, एक रह जाएगा केवल, 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी रह जाएगा केवल, ठीक। और ऊपर आ रहा है न्यूमिनेटर में एच न्यू ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। तो एवरेज एनर्जी हो गई बेटा एच न्यू ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। दिस इज इक्वेशन 8। आ गई एवरेज एनर्जी। अब जो पहली इक्वेशन थी तुम्हारी, जिसमें आपने एनर्जी डेंसिटी को बोला है एन न्यू डी न्यू इक्वल टू एवरेज एनर्जी, एन न्यू डी न्यू को तो आपको निकालना ही नहीं है, उसे तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसे याद रखना, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब होते हैं। तो आपको ये पता है कितने ऑसिलेटर न्यू एन न्यू प्लस डी न्यू के बीच में है। अगर उनकी गुणा आप एवरेज एनर्जी से कर दो तो आपको एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है, जो न्यू एन न्यू प्लस डी न्यू के बीच में है। और इसी को कहते हैं प्लैंक रेडिएशन फार्मूला, ठीक। तो हमने किया यू न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू गुणा एवरेज एनर्जी आ गई एच न्यू ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, ठीक है। अब आप क्या करो, ये एलसीएम ले लो इसका डिनोमिनेटर में, इसका एलसीएम लो, इसे इसे ना नीचे लिखो। तो ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी क्या होगा, 1 अपॉन ई की पावर प्लस एच न्यू अपॉन के टी, यही है। एलसीएम लो, एलसीएम लेके ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी यहाँ आ जाएगा, ठीक। और जो एक प्लस में नीचे आ रहा था वो यहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, ये समझ में आ गई बात, वो यहाँ आ जाएगा। अब ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, ई की पावर प्लस एच न्यू अपॉन के टी क्या हो गया, कट गए, आपस में 1 हो गया, ठीक है। तो ये बना 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब डी न्यू ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। ये यहाँ डी न्यू रह गया, ठीक है। डी न्यू यहाँ ऊपर से देख लेना, ये डी न्यू भी आ रहा है यहाँ, डी न्यू, डी न्यू एच न्यू, ठीक है। तो ये प्लैंक रेडिएशन फार्मूला है जिसे तुमने पढ़ा है पिछले वाले टॉपिक में। ये है, इस तरह डेरिवेशन होगा, 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये डिराइव करने को आता है तो बेटे आपको इस तरह से सीरीज बना के चलना है। एवरेज एनर्जी सीख लो कैसे निकालते हैं, हर लेवल को आपको लेना होगा, हर लेवल में नंबर ऑफ फोटॉन्स को आपको लेना होगा, बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के फोटॉन की तादाद निकालनी होगी, उस तादाद को एनर्जी से गुणा करना होगा तो टोटल एनर्जी आएगी। उस टोटल एनर्जी को नंबर ऑफ ऑसिलेटर से डिवाइड करना होगा, एवरेज एनर्जी आएगी। एवरेज एनर्जी को इक्वेशन 1 में रख देना, एनर्जी आ जाएगी न्यू एन न्यू प्लस डी न्यू के बीच में कितनी है, राइट। इस तरह आपको समझना है, एक बार कॉपी पे इसको प्रैक्टिस कर लेना।
तो आज आपने एक ये बड़ा क्वेश्चन और कर लिया है। ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेना। प्लैंक्स आता है, इसकी चांस बहुत है, 80% चांस है। ये यूनिट 3 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इस यूनिट से बनता है श्रोडिंगर की इक्वेशन जो अभी आगे आएंगी, और इनफाइनाइट बॉक्स। ठीक है, इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल कहते हैं उसको, या वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स कहते हैं, वो आएगा। और एक आएगा कॉम्पटन इफेक्ट, वो सबसे लास्ट टॉपिक है इसका। तो इस तरह इसमें बनते हैं कुल मिला के 4-5 क्वेश्चन बड़े, जिसकी प्रोबेबिलिटी 80% है। तो इन्हें आपको करना है, मैं यही का असाइनमेंट दूंगा, तो आप इनको रेडी रखिएगा। ये हो गया हो तो एक छोटा सा टॉपिक और करना है, अभी आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। ये छोटे में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, सेक्शन ए में, वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है, कल करेंगे डी ब्रॉगली वेव, तो उसको समझने से पहले आप इसे समझ लीजिए, वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या होती है। ये गलत नहीं है, जो ये नीचे लिखी हुई है लैंग्वेज, ये मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा दूंगा। केवल आप फिगर बना लीजिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखा दीजिए। तो जैसा हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, जो कि साइनोसॉइडली वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसे ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है, ऐसे ही कम सा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके आप दिखा सकते हो, इस तरह से। ठीक है, फर्क सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पेपर के प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, नाउ इनके साइनोसॉइडल वाइब्रेशन के कारण हम हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पाथ है वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो किस रास्ते चल रही है। इस बात की हमेशा हमेशा नॉलेज होती है हमको। तो पाथ के कारण, पाथ के डिटर्मिनेशन के कारण, हम फिजिक्स के बहुत से फिनोमेना जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो भाई, रिफ्लेक्शन क्या है?
रिफ्लेक्शन है कि लाइट गिरी एक बाउंड्री से, रिफ्लेक्ट होके उसी एंगल पर नॉर्मल से चली गई। रिफ्रैक्शन क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। ठीक है, अगर वो रेयरर में गई तो नॉर्मल से अवे हो गई, डेंसर में गई तो नॉर्मल की तरफ झुक गई, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसमें भी पाथ ही स्टडी कर रहे हो आप, पाथ मतलब किस रास्ते जा रही थी लाइट। इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस में भाई दो कोरेंट बीम्स नहीं, आपस में सुपर इम्पोजिशन हुआ, सुपर इम्पोजिशन करके इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो गई। ठीक है, उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। ये भी आप यूनिट 4 में पढ़ोगे। अगेन इसमें भी पाथ की महत्व होता है, किस रास्ते लाइट चल रही है। डिफ्रैक्शन भी एक खास प्रकार का इंटरफेरेंस ही है, जिसमें अगेन आप इंटेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बट इसमें हमारा जो वेव फ्रंट है वो डिवाइड हो रहा है डिफ्रैक्शन के केस में। ठीक है, वो भी हम यूनिट 4 में देखेंगे। पोलराइजेशन में का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होना। ठीक है, उसे पोलराइज लाइट कहते हैं। वो भी तभी एक्सप्लेन हो सकता है जब आपको लाइट का पाथ पता हो, राइट। तो हम इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइट को वेव मानते हुए। ओवरऑल बात ये निष्कर्ष निकलता है कि जब तक आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वेव मान रहे हो, तब तक आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन सबको एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि इन सारे फिनोमेना में लाइट के पाथ को स्टडी किया जाता है। ठीक, और जो कि हम वेव मानते हुए बता सकते हैं। लेकिन जब ये लाइट किसी मैटर के ऊपर गिर रही है, तो इस लाइट ने इस मैटर से कितनी एनर्जी का आदान प्रदान किया है, कितनी एनर्जी एक्सचेंज की है, क्या ये हम बता सकते हैं उसको वेव मानकर? नहीं। तो हम जब लाइट किसी मैटर के ऊपर गिर के एनर्जी को एक्सचेंज करती है, तो इस एनर्जी का कितना अमाउंट उसने एक्सचेंज किया है मैटर से, ये हम लाइट को कभी भी वेव मानकर नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए छोटी सी मैंने डॉट बनाई हुई है, दिख रही होगी आपको, ये फोटोन है। तो इसलिए हमें लाइट को माना जाता है कि वो फोटॉन की बनी हुई है। अगर आपको ये निकालना है कि लाइट जब मैटर के ऊपर गिरी है तो उसने मैटर से कितनी एनर्जी को एक्सचेंज किया है, तो आपको लाइट को कण मानना होगा, फोटॉन के रूप में मानना होगा। देखो, जब ये चल रही है तो मैंने यहाँ फोटोन नहीं दिखाया, यहाँ मैंने दिखाया है एरो, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ वेव। लेकिन जब ये मैटर पे गिर रही है तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कण। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि लाइट चलती तो है एज अ वेव, ठीक, और जब वो एज अ वेव चलती है तो हम उसके पाथ को डिटरमाइन करके फिजिक्स के ये वाले सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन जब वो किसी मैटर के ऊपर गिरकर एनर्जी को एक्सचेंज करती है उस मैटर के साथ, तब हमें उसे पार्टिकल मानना होता है, क्योंकि बगैर पार्टिकल माने हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि लाइट ने उस मैटर के साथ कितनी एनर्जी एक्सचेंज की है, कितनी एनर्जी उसको दी है। क्लियर हो रही है बात? तो इसीलिए हमें इसे कण मानना होता है। तो अब आप, इसीलिए फिजिक्स के कुछ फिनोमेना जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट, इन दोनों फिनोमेना में एनर्जी एक्चुअली लाइट मैटर के साथ एक्सचेंज करने से ही ये दोनों फिनोमेना एक्सप्लेन होते हैं, कॉम्पटन भी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी। तो अगर इसमें हम लाइट के पाथ को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम लाइट की एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं कि उसने कितनी एनर्जी मैटर को दी है। तो अगर आपको इन दोनों फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है तो लाइट को आपको पार्टिकल मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम दोनों बातों को फिर कंबाइन करते हैं। फिजिक्स के कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए आपको लाइट को वेव मानना होता है, और फिजिक्स के कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए आपको लाइट को पार्टिकल मानना होता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है फाइनल, वो चलती तो है एज ए वेव जैसे ये चल रही है, लेकिन जब वो किसी पदार्थ पे गिरती है और वो उससे एनर्जी को एक्सचेंज करती है तो वो पार्टिकल होती है। इसीलिए लाइट का डुअल नेचर है, लाइट का दो प्रकार का व्यवहार है। इसलिए इसी को कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। और लाइट का चलना एज ए वेव और किसी मैटर पर गिरकर एनर्जी एक्सचेंज करना एज ए पार्टिकल, इसी को कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी कि दो प्रकार का व्यवहार। क्लियर हो गई बात? तो आप इसको फिर थोड़ा सा लिख सकते हो अगली स्लाइड में। मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे इसको थोड़ा लिख लो, एग्जाम में इसको कैसे लिखना है।
तो ये वेव पार्टिकल डुअलिटी है। ये इतना आपको एक सेक्शन ए में अगर ये पूछा जाता है तो ऐसे लिखना है आपको। सर वो पीछे वाला लिखा नहीं जाता, अभी थोड़ा सा रह रहा था। उसे मत लिखो, उसका फिगर बना लो, लिखना यही है आपको, वो तो केवल समझाने के लिए था, इसे ही लिखना है। ठीक है सर। इसमें लिखो आप, वी यूज वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टू स्टडी द पाथ। अगर हमें उसका रास्ते रास्ते को स्टडी करना है, किस रास्ते वो जा रही है, तो हमें इसे वेव मानना होगा। और ऐसा मान के ही हम फिजिक्स के बहुत से फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, so we use wave theory of light, electromagnetic wave, to study the path of traveling monochromatic beams, to explain phenomena like reflection, refraction, interference, diffraction, and polarization. We use particle theory of light to estimate the amount of energy transaction with matter, to explain phenomena like photoelectric effect and Compton effect. This tendency of light, electromagnetic wave, to behave partially as a wave and partially as a particle is called as wave particle duality. तो कल को अगर कोई आपसे भविष्य में पूछे प्रकाश है क्या, तो आप हमेशा दिमाग में इस बात को ध्यान रखिए, चलेगा एज ए वेव, बट जब किसी मैटर पे गिरेगा और उससे एनर्जी को आदान प्रदान करेगा तो पार्टिकल होता है। ये है फाइनल बात। तो इसको नोट कर लो सभी स्टूडेंट्स, ये सेक्शन ए में आ सकता है। कल हम करेंगे डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, डी ब्रॉगली वेव की प्रॉपर्टीज, उस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे। डी ब्रॉगली वेव ही रहेगा कल का हमारा टॉपिक, जो कि इम्पोर्टेंट है। वो 50% चांस है आता है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट डी ब्रॉगली वेव हमें समझनी पड़ेगी क्योंकि न्यूमेरिकल उस पर जरूर बनेगा और बहुत आसान बनता है, जो एकदम से हो जाता है। आज 3 बजे हमारी डाउट सॉल्विंग क्लास है, तो जो भी आपका डाउट है वो मुझे लेके आना, आधा घंटे की रहेगी। मैं उसमें न्यूमेरिकल वगैरह तो नहीं करा रहा अभी, क्योंकि आप आते भी नहीं हो और ऐसे बेकार में कराने से फायदा नहीं है। मैं ईएम थ्योरी कराई थी कल, ईएम थ्योरी का न्यूमेरिकल कराए थे, 2-3 न्यूमेरिकल कराए थे, तीन तीन स्टूडेंट प्रेजेंट थे कल। तो मैं आज डाउट है कुछ तो बताना मुझे, 3 बजे, 3:30 से मैथ्स की होगी। हो गया सर। ठीक है, तो मैं आज ये यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूँ मीटिंग को। तो कल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो इसको जितना मैंने कराया है, 2 क्वेश्चन आपके हाथ में आ गए हैं, इनको थोड़ा प्रैक्टिस करें।